हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे या अम्ल और क्षार लवण यूनिट दूसरा का चैप्टर है क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का हमने 14 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। 14 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो अम्ल और क्षार से रिलेटेड हैं। इसमें से 14 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 14 ही इम्पोर्टेंट अम्ल और क्षार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिटमस विलयन जब तो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। इसका आंसर बैंगनी रंग का होता है। लिटमस न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, तो वो किस रंग का होता है? वो बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि इससे अम्ल और क्षार की लिटमस पेपर को अंदर रखा जाता है तो वो बैंगनी कलर का हो जाता है। अगला प्रश्न, अम्ल तथा क्षार की संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है जबकि क्षार स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत सुचालक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। ये तो गलती है। देखिए इसका आंसर, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्योंकि इसका व्याख्या देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को लाल कर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत सुचालक होते हैं। दोनों केवल अम्ल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत चालक को दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अम्ल और क्षार केवल जलीय विलयन हाइड्रोजन का निर्माण कथन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अम्ल और क्षार के संदर्भ को निम्नलिखित विचार करें। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, गलत है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल और जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये सही है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत सुचालक होता है, नहीं कुचालक होता है, विद्युत कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ आ गया। इसे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी अम्लों को निश्चित रूप से उपस्थित होता है? यानी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसका आंसर है
हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस तत्व में सभी अम्ल उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन में अब सोचिए क्यों होता है, तो इसका इस व्याख्या देखिए। क्योंकि कपड़े पर लगे हल्दी का दाग जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से रगड़ते हैं तो वह धब्बे भूरे और लाल हो जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोलियम, जेरानियम जैसे कई फूले, रंगीन पंखुड़ियाँ, रंग प्रकृति के द्वारा विलयन अम्ल और क्षार में उपस्थित सूचक अम्ल और क्षार की जांच की संश्लेषित सूचक है। मैथिलिक ऑरेंज मैथिली ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन भी उपयोग होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जो गंधहीन अम्लीय होता है, जो क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, इन्हें गंधकीय सूचक कहते हैं। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें सभी प्रकार की अम्ल उपस्थित रहता है। उसमें सभी प्रकार के अम्ल उपस्थित रहता है। क्षार और अम्ल सभी प्रकार के उपस्थित, क्षार भी रहता है, उदासीन भी रहता है और सभी प्रकार के एसिड उसमें उपस्थित रहता है हाइड्रोजन में। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी तक हम 3 प्रश्न देखे हैं। देखिए व्याख्या। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो वो किस रंग का होता है? बैंगनी। एक क्वेश्चन याद ही होगा। अगला प्रश्न अम्लीय तथा क्षारीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, नहीं खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में खट्टा होता है, नहीं कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बिल्कुल सही। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत सुचालक होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ चालक होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अम्ल और क्षार निम्नलिखित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन में? इनका व्याख्या भी देखे हैं। चलिए अगला प्रश्न। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब अम्ल लगे दाग पर हल्दी पर जब क्षारीय प्रकृति वाले साबुन रगड़ा जाता है तो धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि साबुन से मिलकर अम्ल प्रवाह उत्पन्न करता है। सेकंड, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी की प्राकृतिक सूचक क्षारीयता है। पीएच मान 3 प्रकार के होता है। एक अम्ल, एक क्षारीय, एक उदासीन। उदासीन 3। इसको शॉर्ट में कहते हैं 7 से कम, 7 से अधिक और 7 के बराबर पीएच मान।
पीएच मान 3 के होते हैं। 7 से कम अम्ल और 7 से ज़्यादा क्षार है। 7 से ज़्यादा क्षार है, 7 के बराबर उदासीन, जिसका पीएच मान, जिसका उदाहरण है जल। जल का पीएच मान उदासीन होता है। इसका राइट आंसर होगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए वह भूरा और लाल हो जाता है। भूरा और लाल हो जाता है। इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या में व्याख्या कपड़े पर लाल लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाले साबुन रगड़ा जाता है तो धब्बे का रंग भूरा हो जाता है। जो इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, जो पिछले लेक्चर में देखा है, बंदा गोभी, पेटूनिया, जेरेनिया, ऐसी कई फूल पंखुड़ियों के परिवर्तन होने से अम्ल और क्षार के मिश्रण से होता है, जो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। और उसका साबुन जो अम्ल से बनता है और इसीलिए वो लाल भूरा रिएक्शन करके लाल भूरा रंग बदल जाता है। लाल भूरा रंग बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना। मानव उदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उदर में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचा सकता है। मानव उदर में HCl, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अपच में उपस्थित मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसका उदर जलन अनुभव होता है। बिल्कुल नहीं। उपयुक्त कथन में से कौन सत्य है? तो कथन में से एक सत्य है। मानव उदर में कौन सी, तो इसका विचार देखिए, उपरोक्त नंबर 2, क्योंकि उदर में HCl बनता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कांस्टेंट अम्ल होता है। यह कांस्टेंट अम्ल होता है जो बहुत हाई पावर का होता है, जो हम लोग को उदर में बनता है, जो इतना नॉर्मल बनता है, जो हम लोग को उदर को हानि पहुंचाए बिना वो अपाच्य भोजन कर देता है। जैसे अगर हम काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, जिसमें हम लोग का उदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बन जाता है, जिससे काफ़ी दिन खाना नहीं खाने की वजह से हम लोग का पेट का उदर की कोशिका जलने लगती है, जो पेट में अल्सर घाव हो जाती है। यह चैप्टर बायोलॉजी में पढ़नी है। जाकर उसको पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी का 3rd या 4th चैप्टर में है। भोजन के जिस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में भोजन फर्स्ट चैप्टर में है, जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर उदर के बारे में यानी HCl के बारे में पूरा डिटेल से लिखा गया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्यों होता है, और इसका दूसरा कारण भी हो सकता है व्याख्या में। चलिए आप भी नहीं जानते होंगे। देखिए, पीएच स्केल का प्रयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन सांद्रों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल 0 से चयन होता है। पीएच एक ऐसा संख्या है जो विलयन को अम्ल और क्षारीय को दर्शाता है। किसी विलयन के हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता से अधिक होता है, उसका पीएच उतना ही कम होता है। अतः क्योंकि यह उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। पीएच स्केल एक विलयन है जो 7 से कम और 7 तो वह अम्लीय होता है। अम्लीय विलयन 7 से अधिक तो वह क्षारीय विलयन को दर्शाता है। देखिए पीएच स्केल 0 से शुरू होता है, ये तो आप जानते होंगे। 0 से
ग्रेटर देन 7, 0 से ग्रेटर देन 7 और लेस देन ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7, 12 और छोटा होता है और इक्वल टू यानी बराबर। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। पीएच स्केल निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सामान्य शून्य चयन को पीएच कहते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। उसकी उदासीन विलयन पीएच मान 7 होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? अगर पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। बहुत मेहनत से इसको टाइपिंग किया गया। पीएच स्केल निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर 1 होगा। सामान्य शून्य चयन से पीएच ज्ञात कर सकते हैं। ये सही है, किया जा सकता है। किसी विलयन हाइड्रोजन के अम्ल और सांद्र जितना ही अधिक होता है उसका पीएच मान उतना ही अधिक होता है। किसी हाइड्रोजन विलयन का अम्ल सार जितना ही अधिक होता है उसका पीएच मान उतना ही अधिक होता है। बिल्कुल गलत। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 2 नंबर सही। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 1 और 3। 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7.0 से मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के परस्पर के बीच कार्य करता है। आगे वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्ल वर्षा जल कहलाता है। मुख का पीएच मान बढ़ जाता है तो दांत का क्षारीय प्रभाव हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 पीएच के परस्पर काम करता है। इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग का शरीर का काम नहीं करने पड़ेगा, बुखार हो जाएगा। हाँ, बुखार के लक्षण होने लगा 7.0 से 7.8 के बीच में। इसी भी याद कर सकते, बुखार नहीं होता तो वायरस हो जाता है। वायरस शरीर में जाता है तो उसको एंटीवायरस यानी शरीर के अंदर का एंटीवायरस होता है उसको मारने के लिए जाता है और इसी कारण हम लोग का शरीर अधिक टेम्परेचर बढ़ा देता है। यानी ब्रेन के अंदर एक सेंसर होता है जो अधिक टेम्परेचर बढ़ा देता है। जो वायरस होता है वह गर्म के कारण मर जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा इमरजेंसी में दवा खाना चाहिए और उसके बाद अगर नहीं हो तो डॉक्टर से इलाज और हमें ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी हम लोग बुखार की दवा लेना चाहिए। नहीं तो अभी जैसे थोड़ा भी बुखार हुआ, शरीर दर्द हुआ, दवा खा लेते नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का अंदर एंटीवायरस होता है। जो हम लोग को बुखार होता है, शरीर दर्द होता है तो हम लोग का शरीर एंटीवायरस शरीर में बनाने लगता है और जिससे हम लोग जैसे थकान हो तो हम लोग को रेस्ट करना चाहिए। अगर बुखार ज़्यादा हो तो किसी जानकार से पूछकर
या डॉक्टर से इलाज करवा कर दवा लेना चाहिए। उसके बावजूद भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, मगर अगर लेंगे तो बाद में साइड इफ़ेक्ट शरीर पर पड़ेगा, वो अभी पता नहीं चलेगा। यही पीएच मान होता है, जिससे शरीर का पीएच मान बढ़ा देता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। जो अंदर वायरस शरीर के अंदर गया उसको मारेगा नहीं, सिर्फ उसको फ्रीज कर देगा थोड़ी देर के लिए, जिससे हम लोग आराम हो जाएगा। जो एंटीवायरस है वो उसको एंटीवायरस है उस शरीर के अंदर ही उसी मरल नहीं है, उसी फ्रीज हो गया। जो हम लोग के शरीर के अंदर हम लोग का टेम्परेचर बढ़ाएगा, उससे एंटीवायरस जो बनेगा, जो वायरस को यानी बुखार का वायरस उसको ख़त्म कर देगा। तभी से ख़त्म होगा, हम लोग का टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो जाएगा। तो जिसकी यह तो लंबी अवधि में होता है, बल्कि तीव्र गति से नहीं काम करता, यानी जल्दी नहीं काम करता है, जल्दी काम नहीं करता है, वो धीरे धीरे करता है काम। इसीलिए अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो, यानी कहीं जाना हो, कहीं फंस गए, मुझे तबीयत खराब हो गई, तब कुछ नहीं हो या डॉक्टर के जानकार हो, वही लो पावर का बुखार दवा लो और रेस्ट करो, तब बुखार तबीयत खराब हो तो रेस्ट करोगे तभी तबीयत खराब होगा। नहीं, काम कर रहे हो तबीयत खराब हुआ, वैसे रेस्ट करोगे नहीं तो तबीयत फिर से खराब हो जाएगा। इसीलिए जितना सेहत है उतना अभी आप दवा खा खा कर फ्यूचर को ख़राब कर दोगे। तो जब आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, जो उस समय आप दवा खाते खाते थक जाओगे। इसीलिए बिना वजह के दवा मत खाओ। ये कभी कोई डॉक्टर के पास जाओगे तो जरूर दवा दे भी करेगा। इसीलिए ये ऐसा मत नहीं बोल रहे कि अगर तेरे कोई दर्द हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ऐसे सावधानी से रहो कि टूटे नहीं। ऐसी जो अपना से गलती नहीं करो जिसमें आप दवा खा सके। ऐसा अपना सेहत को सुरक्षित रखो, यानी शरीर को सुरक्षित रखो, जिसे दवा खाने का मौका भी नहीं मिले। ठीक है, समझ गए होंगे, पीएच भी समझ गए और आपको दवा कब खाना है नहीं खाना है ये भी समझ गए। ऐसा हम नहीं बोले कि दवा मत खाओ, ज़रूरत पड़े तब दवा खाओ। ठीक है, आगे बढ़े इसका व्याख्या कर दें कि छोड़ दे। चलिए व्याख्या क्या करना है, वही इसका आंसर होगा। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.0 से 7.0 से 7.8 के परस्पर के बीच में काम करता है। और दूसरा में जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है और वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। वर्षा ऑप्शन में देगा वर्षा और जल, तो दोनों लोग जल लिख लेगा। जल तो बच्चा सब देखेगा सिर्फ जल है, ऑप्शन में लिख ले रहेगा। ऑप्शन में लिख ले रहेगा 7 से अधिक, 7 से कम और 7 के बराबर तक, बिना देखे ही। और एक में नॉन ऑफ दीज लिख ले रहेगा, नॉन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अब बच्चा सिर्फ देखेगा जल 7 के बराबर वाला मार देगा, और अगर वर्षा पूछेगा जल पूछेगा तो इसी को मार देगा। फिर अगर 5.6 दे ले रहेगा ऑप्शन में, तो वर्षा पढ़ ले रहेगा तो नॉन ऑफ दीज मार देगा। 7 के बराबर दिल ही नहीं रहेगा और नॉन ऑफ दीज मार देगा, जिससे वो दोनों ऑप्शन तरीका से आपको गलत हो सकती है। इसलिए वर्षा का पीच मान याद रख लीजिए 7.7 से ना ही अधिक होता है, ना ही अधिक होता है और ना ही बराबर होता है और ना ही कम होता है। वो 5.6 होता है। इसको याद करिए, जैसे क्वेश्चन का हर चीज़ पूछी जाती है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, जल का पीएचमान और वर्षा का पीएचमान दोनों पूछेगा, कंफ्यूज होगा, इससे 2 नंबर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इस अम्ल और क्षार से आने वाली प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये लेक्चर देख लोगे तो अम्ल और क्षार से एक भी लेक्चर नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इतनी डीपली से बता रहे हैं, ऐसे कोई में और भी बात बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, की करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेटल पौधे का पत्ता को छूने पर डंक जैसे दर्द होता है। यह अम्ल किस स्राव से होता है? ऑक्सीलिया अम्ल, मैथोनो क्या है मैथोनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेटल
नेटल पौधा को छूने से दर्द क्यों होता है? इसका राइट आंसर है मैथोलिया अम्ल। अब इसको हम बाद में बात बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको हम व्याख्या करके जो आपको स्क्रीन पर दिखेगी उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे व्याख्या करके बता रहे हैं, नेटल एक सक्रिय पादप है जो जंगलों में नेटल एक सक्रिय पादप है जो जंगलों में उपज जाता है। नेटल एक सक्रिय पौधा यानी पौधा या पादप, जो विज्ञान का पौधा में पादप बोलते हैं। यह एक ये पौधा उपज जाता है। इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होता है जो बाल में मैथोलिक यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल पौधा, इसको समझा दें। नेटल पौधा एक जंगली पौधा है जो बिना वजह के कहीं भी उग जाता है। उसकी यानी उसके कांटे में पत्ते में छोटी छोटी कांटे होती है, कांटे होते हो सकते हैं, तो आपको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं उसका पत्ता। नहीं तो आपकी अपने बुक में भी देख सकते हैं, उसमें भी होगी या नहीं भी हो सकती, इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं। नेटल पौधा कैसे होते हैं, उसके पत्ते देखना, उसको गलती से भी नहीं छूना तो बहुत भीषण दर्द होता है। उसके अंदर मैथोनोइक अम्ल होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है, जो घंटों 2 घंटों तक दर्द होती रहती है उसमें। इसलिए संभाल को वैसे पौधा को कभी गलती से भी टच नहीं करना। मेथल पौधा के अंदर पत्ती होती है, उसके अंदर छोटी छोटी पत्ती है, ये पत्ती है और इसी के अंदर छोटी छोटी कांटे होती है। इसे छुएंगे बस पता भी नहीं चलेगा, हाथ में चुभ जाएगा, वो इतना भीषण दर्द होगा। चलिए और उस पौधा को उस पौधा नेटल पौधा लिखिएगा इंटरनेट पर और आ जाएगा। उस पौधा से सावधान रहिएगा और आसपास देखिएगा तो उस पौधा से दूर हो जाइएगा, और बहुत खतरनाक होता है। आकर उसको टच करना हो तो ग्लव्स पहन कर टच करिए। उसको टच करने का वजह क्या है, छोड़ दीजिए उसको भी वैसे ही है। उसको बहुत खतरनाक पौधा है, उसको बहुत चीज़ काम भी किया जाता है, पर ऐसे भी उसके अंदर एसिड होता है। एसिड जिसके अंदर होता है वो तो खतरनाक हो भी करेगा। जैसे चींटी के अंदर भी इतना छोटे जीव होता है। चींटी के अंदर कौन अम्ल होता है, इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। चींटी के अंदर जो ब्लैक कलर का चींटी होती है, ब्लैक कलर का चींटी जो अपने घर में देखते होंगे, ब्लैक कलर का चींटी होती है, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, इसको कमेंट में बता दें। जब भी वीडियो देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, इस चिट्ठी के अंदर कौन सी अम्ल होता है उसको फीडबैक के द्वारा दे दीजिए। सही क्वेश्चन को चिट्ठी के अंदर कौन सा अम्ल होता है इसको दे दीजिएगा तो हम समझ गए आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो हम समझ लेंगे कि आप भी वैसी पढ़ाई करें जैसे बाकी सब बच्चा भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिट्ठी के अंदर कौन सी अम्ल होता है, ये आपका होमवर्क है। चिट्ठी के अंदर कौन सी अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी की डंक मारने से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ से आराम मिलता है। ये भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे मुझे 1-2 हफ्ते पहले एक मधुमक्खी काटी थी। एक में फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरिक अम्ल, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इससे आराम बेकिंग सोडा से होता है, जो आपके घर में भी होगा। बेकिंग सोडा खाना बनाने में थोड़ा उपयोग होता है। बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक में जहाँ काटती हूँ वहाँ पर थोड़ा लेप करके लगा दो, या ऐसे उसको ऊपर पानी डाल दो और लेप करके लगा दो। मधुमक्खी ऐसे ही रख दो, रिएक्शन भी करके कुछ खराबी करेगा, ऐसे ही रख दो, वो ठीक हो जाएगी। मधुमक्खी के अंदर जो मधुमक्खी का जीवन काल ज़्यादा रहता है। अगर वह किसी व्यक्ति को काट ले तो उसका जीवन काल 2-3 मिनट तक होती है, उसके बाद काटते ही वो मर जाती है मधुमक्खी। इसलिए वो अपना काटती है अपने रक्षा करने के लिए, काटती है मधुमक्खी अपनी रक्षा करने के लिए। इसीलिए मधुमक्खी को बिना वजह के भी नहीं छेड़े। तो मधुमक्खी के अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। और नेटल पौधा के अंदर कौन सा अम्ल होता है, भूल गए। नेटल पौधा के अंदर कौन सी एसिड होता है, अभी पीछे देखा है। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, इसका भी कमेंट करिए। और नेटल पौधा के अंदर कौन सा अम्ल होता है उसको कमेंट कर दीजिए। जो पीछे दिखाएं, अभी इसके पहले दिखाएं नेटल पौधा के अंदर
कौन सी अम्ल होता है? चलिए अगले नेटल पौधा के अंदर कौन सा था, इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका भी एक बता रहे हैं, मधुमक्खी के डंक मारने में एक दुर्बल क्षार का उपयोग होता है जो आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है, इसलिए डंक मारे गए अंग पर उपयोग में आराम होता है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार है जो डंक मारे गए स्थान पर लगाने से वो आराम देता है। आपके घर में बेकिंग सोडा होता है, जब भी मधुमक्खी काटे उसको छेड़िएगा तो काट भी नहीं करेगा। उसको अगर काट लिया गलती से भी तो उसको बेकिंग सोडा लगा लीजिए, नहीं तो अगर काटे उसी वक्त उसका होता है जो उसके अंदर जो एसिड का माध्यम होता है, जो नोकीला कांटेदार होता है, उस नोकीला पार्ट को निकाल लीजिए तो भीषण दर्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे भी एक एक कर प्रश्न देखेंगे। चलिए आपको वीडियो अच्छा लग रही होगी तो अच्छे लाइक करिए। इस 14 क्वेश्चन इस सीरीज में 14 क्वेश्चन लेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी बना सकते हैं। मधुमक्खी के अंग में कौन सी अम्ल होती है, क्या आराम देती है बेकिंग सोडा, उसके अंदर कौन सी अम्ल होती है, उसको भी बना सकते हैं। मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है, एक और बन जाएगा। मधुमक्खी काटने के बाद कितने देर तक जीवित रहती है, एक और बन जाएगी। मधुमक्खी अपनी छत्ता में कौन सी अपजिलिक डालती है जो उतना उसका सेहत नहीं खराब होता है। ये सब आंसर कमेंट बॉक्स में देखें, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मधुमक्खी के ऊपर एक रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, उसको देख लीजिएगा। मधुमक्खी के ऊपर, चींटी के ऊपर, जिसके अंदर पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण में किया जाता है। इसका उपयोग पीने की जल को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण एक रासायनिक औद्योगी में से एक उपाचक के रूप में होता है। विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण पीने के पानियों को शुद्ध करता है और उसके अंदर के रोगाणुओं को मार देता है। और एक और होता है, इसका अंदर आंसर 2 भी होगा, 2 और 3। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योगों में अपाच्य रूप से होता है। अपाच्य रूप से होता है। इसका 2 और 3 आंसर होगा। विरंजक चूर्ण, चलिए व्यंजक चूर्ण भी उससे होता है जो सप्लाई का पानी होता है, जो उसके अंदर पाइप के अंदर गंदगी हो जाती है तो उसके अंदर व्यंजक चूर्ण डाला जाता है। व्यंजक चूर्ण जो पानी को शुद्ध कर देती है। और जो गंदी पानी होती है जिसको यूजलेस बनाने के लिए उसके अंदर व्यंजक चूर्ण डाला जाता है। ज़्यादा भी डालने पर व्यंजक चूर्ण खराबी करता है। हाँ, व्यंजक चूर्ण ज़्यादा डालने पर भी खराबी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ रही होगी। गैस, किस गैस के कारण पाव रोटी केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाती है। स्पंजी मोटा हो जाता है, स्पंजी यानी वायुमंडल में, एक और प्रश्न बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने % होती है? ऑक्सीजन 21%,
और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.002%, 0.002% होती नहीं है वायुमंडल में इतनी, सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतने वायुमंडल में होती है। जब हम रोटी को फुलाते हैं, यानी पाव रोटी को फुलाते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फूल जा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगे, ऑक्सीजन रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फुला देती है, उस रोटियाँ को फुला देती है। जिस गाँव में उसको फोड़ते हैं ना, तो बहुत कहानी है उसके पीछे, छोड़िए उसके बाद। उसका साइंस है कि जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो उसके अंदर जो नीचे के ठीक है आटा होता है, जो रोटी बनती है, तो उसको तावा पर रखा जाता है, तो वो फूलने लगती है। इसके पीछे ये कारण है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चले गया है, वो चलने के बाद गर्म होती है, तो गैस बनने के कारण रोटी फूल जाती है। इसीलिए अगर ये भी जान गए कि रोटी गर्म गर्म खाइएगा तब भी नुकसान होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको खाइएगा, जितना खाइएगा नहीं उतना घाटा होगा। इसीलिए जो अच्छा चीज़ रहता है ना, उतना ही घटिया चीज़ भी रहता है। जैसे रोटी जानते होंगे, अच्छा लगता है, गरम गरम खाते हैं अच्छा लगता है, वो घटिया चीज़ है। गरम गरम मत खाइए, सुबह का बासी रोटी खाइए, वही अच्छा रोटी है। सुबह का बासी रोटी जिसमें फंगस लग जाता है, वो ज़्यादा दिन का नहीं, एक दिन पहले का रोटी वो खाइएगा, इतना फ़ायदा करेगा। एक दिन पहले का रोटी फ़ायदा करेगा। अगर अभी 1 मिनट पहले बना उसे उतार कर रखें और गरम गरम सब्जी खाएं और रोटी खाएं, बस इसे खाते रहिए। आपका डाइजेस्ट सिस्टम इतना ख़राब हो जाएगा कि कुछ नहीं पच पाएगा। इसलिए गर्म गर्म चीज़ कभी नहीं खाइए। खाना है तो नॉर्मल खाइए, 2-3 घंटे बाद खाइए। और कभी भी रोटी गर्म बर्तन में मत रखिए। अगर ऐसा है जो जिसे जिनका एज है 60, जिनका एज है 60-70, तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम और ख़राब हो जाता है उस समय तक। 60-70-75 उनका डाइजेस्ट सिस्टम और ख़राब हो जाता है। तो वो लोग क्या सोचता है कि दांत वो लोग का आधा ख़राब हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि मुझे दांत से नहीं टूटता है। तो वो लोग को कहिए कि अगर और गर्म सामान खाइएगा तो वो भी गर्म खाते हैं ना, तो वो भी नहीं पच पाएगा, तो और लोग वो परेशान रहेंगे। खाते हैं अब भूखे नहीं लगा है, तो उतना गर्म सामान नहीं कि उनको भी नॉर्मल जिससे उनको दांत से टूट जाए, ठीक है। इसलिए आज से गर्म रोटी मत खाइए। जिससे आप लोग पढ़ते क्यों हैं, ये हमको बताइए, पढ़ते क्यों हैं? अपनी अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। और डॉक्टर क्यों होता है? आपको शरीर को ठीक करने के लिए। डॉक्टर आपको स्वास्थ्य को बताता है कि इस कारण से इस बीमारी को, जैसे आप जानते हैं तो आप भी तो डॉक्टर हैं, सोचिए कि अपने आप में डॉक्टर है। तो छोटी छोटी गलती से भी बड़ी बीमारी होती है, तब छोटी छोटी गलती भी नहीं होने देंगे तो बड़ी बीमारी कैसे हो जाएगी। इसीलिए जैसे रोटी खाए गर्म, ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, ये सब खाने से डाइजेस्ट सिस्टम में इतना इफेक्ट से ठेला पका होता है। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, ये सब कुछ पक्का होगा कुछ नहीं होता है। ये सब लोग खाते रहते हैं, वो साइड इफेक्ट इतना होता है शरीर पर, इतना होता है उनको बात पता नहीं चलता है। जब खाते हैं तो हम लोग का दिल रोता है, तो जब दिल और किडनी और पाचन शक्ति जब ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा उससे मेहनत करेगा ना, जब बाद में आपको भी रुलाएगा। वो मेहनत करते करते थक जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा हाई पावर का खाना खाइएगा, ज़्यादा मसाला का खाना खाइएगा, तो ज़्यादा मेहनत करेगा शरीर, और जिससे जल्दी ही उम्र में आपको बहुत सारी बीमारी होगी। जैसे ज़्यादा तेल का सामान खाइएगा, तो कहते हैं लोग कि कैंसर कैसे होगा, तो तेल से खाने से भी कैंसर हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में जो तेल खाता है, एक दिन 2 दिन 2 से 3 दांव भी तेल को तलना नहीं चाहिए। जिसे कुछ बनाते हैं तेल बच जाता है, उसको बिक देना चाहिए, दोबारा उसमें खाना मत पकाना चाहिए। चलिए आपको ही बता रहे, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यह वीडियो जानने लायक है।
क्योंकि टॉपिक पर ही कोई बात बताने पर अच्छा रहता है, बाद में इसे बताएंगे तो कोई मायने नहीं रखेगा। इसका आंसर होगा गैस किस कारण के पावरोटी फूल जाता है और मुलायम और संस्पित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड 0.002% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। इतना याद कर दिया हूँ। पीछे क्वेश्चन भी याद होगा, 10 क्वेश्चन याद रहेगा तो 20 क्वेश्चन से ऊपर बना लीजिएगा। और हम अच्छा भी डीपली में बता रहे हैं, जिससे आपको कोई दूसरे चैनल पर वीडियो भी नहीं देखना होगा। अम्ल और क्षार पर लाइफ पर याद रखिएगा और गौर से देखिएगा तो ये वीडियो कभी नहीं भूलिएगा। और जितना हम चीज़ बता रहे हैं कोई अच्छा ही टीचर बता पाएंगे। हम भी कहीं पर ही हैं, हम भी कभी बुक से नहीं देख कर पढ़ाते हैं, हम भी सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सटीक आंसर, और हम भी इसे कुछ बोल रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए तो आप भी किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप क्लास में बता सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं। टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, आप भी इसे सीखते रहते हैं, गर्म रोटी खा के आए। चलिए इसे बात है। आप खाइए, अब जानते हैं तो मत खाइए, अन्नत खाइए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा अग्निशामक के रूप में किया जाता है, बेकिंग सोडा का। क्यों? बेकिंग सोडा एक हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, मीठा सोडा तथा खाने का सोडा आदि नामों से जाना जाता है। एटोसिड का संगठन भी एक क्षारीय के कारण हम पेट में अम्ल अधिक उदासीन मात्रा में राहत मिलता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। चलिए अग्निशामक यंत्र को, चलिए वीडियो को लंबा मत कर रहे हैं, बहुत देर का वीडियो होगा। 51 मिनट हो गया। धावन सोडा का संदर्भ है। धावन सोडा का संदर्भ दिया गया है। इस कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग किस कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग घरों में सफाई करने के लिए लिया जाता है। इसका उपयोग कांच और साबुन कागज की उद्योग में होता है। धावा सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग घरों को साफ करने के लिए किया जाता है। घरों को, कपड़ों को धोबिया सोडा कहा जाता है, धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसको कई तरह के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। यानी इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज बनाने में भी किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है।
धोबिया सोडा का सूत्र CaSO4 हाफ H2O CaSO4 हाफ H2, इसके बाद H2O CaSO4 हाफ H2O। इसका पूरा नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट है। हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रेट और हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट है। धावन सोडा। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, जिप्सम कितना केल्विन के तापमान पर गर्म हो जाता है? जिप्सम कितना क्लोरीन के तापमान पर गर्म करने पर जल की अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? जिप्सम 373 केल्विन पर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को H2 को हीट करते हैं तो 300 जिप्सम, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बदल जाती है और वो जैसा हाथों टूट जाते हैं। छतों का फर्श करने में, मूर्तियों को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग छतों के फर्शों के करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्तियों को बनाने के लिए और जब हाथ क्रैक हो जाता है उसको जॉइंटों को जोड़ने के लिए प्लास्टर भी किया जाता है। चलिए।